आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर से जुड़ा एक नाम है, सेपरेटिस्ट हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को हेड करते थे पहले, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस समय ये बहुत ज़्यादा मीडिया में छाए रहे, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल के बाद वो फिर मीडिया में आए। कारण था हुर्रियत के लेटर हेड पे लिखा एक लेटर का वायरल होना। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हुर्रियत की और सैयद अली शाह गिलानी की। और इस पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ हैं प्रभास दत्ता। आप indiatoday.com के असिस्टेंट एडिटर हैं। स्वागत है सर आपका पॉडकास्ट में। शुक्रिया ऋतुराज। तो सर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है क्या, इसका इतिहास क्या रहा है और ये किस लिए जाना जाता है। देखिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अर्ली 90s में आया। 93 में ये आ गया, लेकिन वो अचानक नहीं आया। 89 के ऑनवर्ड्स, 88-89 के ऑनवर्ड्स मिलिटेंसी बढ़ने लगी थी इंडिया में बहुत तेज, कश्मीर में। पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया था, भेजा था, इंजीनियर किया था। पाकिस्तान के लिए एक ये अच्छा मौका दिख रहा था। पाकिस्तान के थिंक टैंक ने उस वक्त सोचा, क्योंकि इंडिया उस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रही थी। यहाँ की सरकारें तेजी से बदल रही थी, सरकारों में अस्थिरता थी, इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब चल रहा था, इकोनॉमिकली वीक हो रही थी। वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लिए थे, आगे के लोन के लिए उनकी शर्तों को मानना था। तो भारत एक कमजोर स्थिति में पहुंच गया था। जब पैसे कम होते हैं तो अब बहुत खर्च नहीं कर पाते हैं डिफेंसेस पे और सिक्योरिटी अपैरेटस पे। ये पाकिस्तान को एक मौका लगा था और पाकिस्तान ने टेररिज्म को बहुत पुश किया इंडिया में उस दौरान। और जब ये 89 से टेररिज्म अचानक से तेज होता है कश्मीर वैली में, तो उसके 3-4 साल बाद 93 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आ जाता है अपने अस्तित्व में। अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में कई सारे वैसे नेता थे जो पहले कभी इंडिया में इलेक्टोरल प्रोसेस में रहे थे। जैसे गिलानी का ही आपने जिक्र किया, गिलानी 3 बार के MLA हैं। वो 3 बार जीत चुके थे, 2 बार 70 के दशक में और फिर एक बार 87 के चुनाव में कश्मीर में। अब वो 87 के चुनाव को लेके ये जो लोग जिन्होंने हुर्रियत बनाया, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई, ये इनका मानना था कि 87 का जो चुनाव था वो रिग्ड था और उनकी वॉइस को, जो वॉइस ऑफ द पीपल थी, उसको इग्नोर किया गया। और ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो उस वक्त की सत्ता थी उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे थे और सपोर्ट करने लगे थे जो मिलिटेंसी हो रही है उसको। तो इनको उस वक्त ऐसे ही समझा जा रहा था कि ये मिलिटेंसी का एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जो ऊपर रहता है, जो गन नहीं उठा रहा है लेकिन गन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये ऐसे लोग थे जो आए थे। ये उस वक्त 2 तरह के लोग इसमें थे, एक जो कहते थे कश्मीर को आजाद होना चाहिए और दूसरा ग्रुप था जो कहता था कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए। गिलानी कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने वालों में से थे, उनकी जो आवाज थी। मतलब अगर इसको बहुत आसानी से समझें तो हुर्रियत एक किस्म का पर्दा था या पर्दा है जिसके पीछे मिलिटेंसी छुपी है या पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले एक तरीके से लीडर हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि इसके पीछे मिलिटेंसी छिपी है, हाँ, एक मायने में। लेकिन मिलिटेंसी पहले निकल के आई और जब मिलिटेंसी के अगेंस्ट यहाँ कार्रवाई तेज हुई तो एक पॉलिटिकल फ्रंट की जरूरत महसूस हुई। प्राइमरीली जो पाकिस्तान से जो इस टेररिज्म को गाइड कर रहे थे उन्हें, और उन्होंने ये यहाँ के जो डिसग्रंटल्ड सेपरेटिस्ट थे उनको इकट्ठा किया और कहा कि आप पॉलिटिकल फ्रंट बन के आइए। और ये ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रूप में हमारे यहाँ कश्मीर वैली में।
आज हम हुर्रियत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी अभी हाल ही में उन्होंने हुर्रियत से इस्तीफा दे दिया था और अब एक लेटर वायरल हो रहा है। पहले तो ये समझाइए कि गिलानी ने इस्तीफा क्यों दिया था, ऐसा क्या कारण आन पड़ा था, और ये लेटर में आखिर लिखा क्या है जिसके कारण ये पूरा हंगामा मचा हुआ है। देखिए, अब गिलानी ने असल में क्यों इस्तीफा दिया था इसकी वजह शायद गिलानी खुद ही बता पाए, जब वो चाहें कि साफ साफ बताना। उन्होंने अपनी चिट्ठी जो लिखी थी इस्तीफे के वक्त, उसमें कहा था कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में जो स्पेशली डोमिनेंट पाकिस्तान बेस्ड जो नेता हैं वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनके पास ही फाइनेंसेस का ज्यादा कंट्रोल था और स्ट्रैटेजी उधर से बन के आती थी और यहाँ इम्प्लीमेंट की जाती थी। तो ये कह रहे थे कि हमारी बात नहीं मान रहे हैं। अब उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, ये इक्वेशन बदला पिछले साल के 5 अगस्त के संसद में लाए उस प्रस्ताव के बाद से, जिसमें आर्टिकल 370 के प्रावधानों को कश्मीर से खत्म किया जाना था, यानी स्पेशल स्टेटस खत्म किया जा रहा था। तो पाकिस्तान में जो कश्मीर इंसर्जेंसी का जो रोड मैप तैयार करने वाले लोग हैं, वो चाह रहे थे कि यहाँ एक मेजर अपराइजिंग हो जिसमें लोग सड़कों पे उतरे, लोग हंगामा कर दें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और इसके लिए वो गिलानी को कह रहे थे कि अब करें। गिलानी ये काम डिलीवर नहीं कर पाए। उसके पहले वो कई बार कर लेते थे, लेकिन पिछले साल नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी एक जो वजह मोटे तौर पर समझ आती है वो ये कि उसके पहले के 2-3 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी रही थी, जिसको बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि मस्कुलर पॉलिसी है, उस मस्कुलर पॉलिसी में ऑल आउट अटैक हो रहा था सेपरेटिस्ट पे। उन उन लोगों पे भी जो गन लेके हैं, उन लोगों पे भी जो गन तो नहीं उठा रहे हैं खुद से, लेकिन गन उठाने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं और फंड मैनेज कर रहे हैं। तो ईडी इन्वॉल्व थी, एनआईए इन्वॉल्व थी, और जो सीबीआई इन्वॉल्व थी, और दूसरी एजेंसियां जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट्स हैं वो सारे इन्वॉल्व थे। तो पैसे का फ्लो रुक रहा था उनके पास। वो बहुत सारे नेता ऑलरेडी जेल में थे, तो इनके लिए एक अपराइजिंग क्रिएट कर पाना, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ के लोग सड़कों पे हो, वो नहीं कर पाए। और इससे पाकिस्तान में बैठे जो प्लानर्स हैं उनको लगा कि गिलानी का इम्पोर्टेंस हमारे लिए नहीं है, तो इसलिए वो गिलानी की बात धीरे धीरे मानना बंद कर रहे थे। और एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब गिलानी तो लाइफ लॉन्ग चेयरपर्सन हो गए थे इसके, थे ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मान रहा था। और गिलानी ने एक इम्पोर्टेंट इशू रेज किया था करप्शन का। ये एक पूरा का पूरा करप्ट जो सेपरेटिज्म का एक पॉलिटिकल एजेंडा है, दूसरा उसके सब करंट में चलता है करप्शन, और यही करप्शन इस सेपरेटिज्म को बहुत हद तक सस्टेन भी करता है। प्रभास जी, बढ़ाएंगे इस बातचीत को आगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम इसी टॉपिक पर चर्चा को जारी रखेंगे। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। एक बात और आ रही थी, निशाने पाकिस्तान देने की बात कही गई गिलानी को, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके पीछे फैमिली का कुछ और कहना है। ये क्या है पूरा मसला? निशाने पाकिस्तान इमरान खान की सरकार का आइडिया नहीं, ये नवाज शरीफ की सरकार के समय का आइडिया है, लेकिन उस वक्त वो नहीं पास हो सका था, नहीं दिया जा सका था। अभी जब गिलानी ने जून के एंड में इस्तीफा दिया और वो चिट्ठी रिलीज की, तो उस चिट्ठी में उन्होंने करप्शन की बात की।
कि हम जो लोग करप्ट हैं वो उनको पाकिस्तान रिवॉर्ड दे रही है। और ये करप्शन का है, इस पे बस छोटे से में उस पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी है कि इधर कश्मीर वैली में अगर किसी की कोई टेररिस्ट मारा जाता है तो उसके परिवार के या उसके बच्चों को वहां वो फ्री में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन देता है और उनकी पढ़ाई करवाता है क्रॉस सिंपैथी द बॉर्डर। सिंपैथी हासिल करना चाहता है। हाँ, वो अपना मास बेस क्रिएट करने के लिए कश्मीर वैली में हमने तुम उस टेररिस्ट के बच्चे को या उनको हमने पढ़ाई दी और उस वजह से हमने आप पे एहसान किया। जबकि हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तान ने उनको टेररिज्म में नहीं झोंका होता तो उनकी मौत ही नहीं होती, वो मारे ही नहीं गए होते। तो वो एक नीड भी क्रिएट कर रहा है और उनकी जरूरत भी पूरी करने की बात कर रहा है। तो एक ये डबल गेम है पाकिस्तान का इसमें। तो ये जनरली जो टेररिज्म में मारे जाने वाले रहे हैं, ज्यादातर उनमें से वो लोग रहे हैं जो पुअर फैमिली बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि जो नेता हैं, जो अमीर हैं, उनके बच्चे सीधे सीधे गन उठा के नहीं जाते हैं, वो मारे नहीं जाते हैं। तो जो पुअर हैं वो उनके बच्चे वो गन उठाते हैं क्योंकि उनको उसके बदले पैसे दिए जाते हैं, तो वो उसमें इजीली ल्योर हो जाते हैं। अब जो मारे गए उनके बच्चों के पास अब वैसे भी सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है। तो पाकिस्तान ने जब वो किया कि आप हमारे यहाँ मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई या कुछ और टेक्निकल कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ से उनको भेजा जाना है। उसके लिए एक जो पाकिस्तान की स्कीम रही, उसका फायदा यहाँ के और पाकिस्तान में बैठे लोग मिडलमैन वो उठा रहे थे कि वो जो अमीर घरों के बच्चे हैं, जो सेपरेटिज्म से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हैं, वो पैसा देके, रिश्वत देके एक रिकमेंडेशन ले लेते थे, क्योंकि बिना रिकमेंडेशन के वहाँ एडमिशन नहीं होता। तो वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं का एक नेटवर्क था जो वो रिकमेंडेशन देते थे पैसे लेके। वो जिन बच्चों को देते थे उनके घरों के लोग टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट में नहीं मारे गए होते थे, तो उनके बच्चों को चूंकि वही अफोर्ड कर सकते थे, पैसा कुछ लाखों में होता था वो, तो वहां जाके एडमिशन ले लेते थे। इसकी तरफ इन्होंने गिलानी ने इशारा किया था और उनकी ऐसे लोग जो इस काम में इन्वॉल्व रहे हैं उनको ही पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे, यानी हमारे सेपरेटिज्म की भी मूवमेंट को पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा ठीक से, उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो इस मूवमेंट को करप्ट कर रहे हैं। तो ये भी था। इससे पाकिस्तान में जो हुर्रियत को चलाने वाले लोग थे वो नाराज हो गए इससे। वो नाराजगी और साथ में करप्शन का एक्सपोज होना, तो बहुत पावरफुल लोग जो उस साइड बैठे हैं उन्हें लगा कि उनकी कलई खुल रही है, पोल खुल रही है। तो फिर एक लॉबिंग हुई और उस लॉबिंग का नतीजा हुआ कि इमरान खान गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में वो निशाने पाकिस्तान का पुराना जो आइडिया था उसको लाया और उनको फटाफट कहा कि हम आपको दे रहे हैं। अभी अब ये बात आई है कि इन्होंने वो लेटर हेड पे लिख के चिट्ठी सर्कुलेट हो रही है जिसमें उन्होंने रिजेक्ट किया कि वो उनको नहीं चाहिए, जबकि फैमिली का है कि वो चिट्ठी फेक है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो किसी ने मैनिपुलेट किया है। अब सच परिवार के भीतर है या गिलानी को मालूम है, उसकी सच्चाई इन लोगों को ही बतानी होगी। और जब वो भरोसेमंद ऐसी बात बताएंगे कि लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें, तभी उसकी सच्चाई भी मालूम पड़ेगी। फिलहाल ये है कि उन्होंने रिजेक्ट किया है, जिस उस रिजेक्शन के क्लेम को फैमिली मना कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि गिलानी के जो दोनों बेटे हैं वो गिलानी की पॉलिटिकल पोजीशनिंग से नाखुश थे। कुछ लोग इस चिट्ठी के पीछे उनका भी हाथ बता रहे हैं। बहुत छोटे में समझना चाहेंगे कि ये निशाने पाकिस्तान देकर सेपरेटिस्ट लीडर को पाकिस्तान देकर क्या हासिल करना चाहता है, मकसद क्या होता है इसके पीछे का? देखिए, दो चीजें हैं। गिलानी बहुत लंबे टाइम से सेपरेटिज्म मूवमेंट के फेस रहे, काफी टाइम से, वो इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। तो पाकिस्तान ये ऐसा, जब गिलानी ने विरोध कर दिया इस्तीफा देकर और जिनका नाम उन्होंने सजेस्ट किया कि
ये बने नेक्स्ट नेता, उसकी जगह किसी और को, आईएसआई की बैकिंग वाले एक नेता को, खतीब को बनाया गया। तो एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा था पूरे दोनों साइड, कश्मीर के दोनों हिस्सों में एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे वो भी, उनको भी पता नहीं चल रहा था कि अगर गिलानी विरोध कर रहे हैं तो कोई बात होगी, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू में देखने के लिए है। तो पाकिस्तान की तरफ से एक अपीजमेंट की कोशिश थी कि हम गिलानी को दरकिनार नहीं कर रहे हैं, हम उनको ऑनर कर रहे हैं और इसलिए निशाने पाकिस्तान दे रहे हैं कि हम उनको किक आउट नहीं कर रहे हैं, हम उनको ऑनर कर रहे हैं। ये एक मैसेज था देने का, ताकि जो बाकी दूसरे नेता हैं जिन्हें लग रहा है कि गिलानी की बात सही है, वो उस प्रभाव में नहीं है। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि बहुत जगह ये भी थ्योरी चल रही है, पढ़ने में आ रही है कि आईएसआई जो है वो पाकिस्तान में एक नया संगठन खड़ा करना चाहता है या संगठन खड़ा करने की फिराक में है। इसके कारण भी गिलानी को जाना पड़ा और अब हुर्रियत जो है पहले के मुकाबले बहुत कुछ रह नहीं गया है, उसकी कमर लगभग टूट गई है, वो एक तरीके से डेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। देखिए, ये पुराना तरीका है पाकिस्तान का। बहुत सारे टेरर आउटफिट्स आए और चले गए, उसकी वजह भी यही रही, क्योंकि एक टेरर आउटफिट आता है, वो वैली में कुछ इंसिडेंट्स करता है, फिर हमारे यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट हो जाती है, उससे जुड़े लोगों को, उस नेटवर्क को डिसमेंटल करती है, उनको पकड़ के अंदर करती है, बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान थोड़ा टाइम बाद एक नया नेटवर्क तैयार करता है। अब उस नेटवर्क, चूंकि वो पैरेलल नेटवर्क होता है या कई बार बिल्कुल अलग ही हो जाता है, तो उसके लोग आते हैं। जब तक इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज उनका मेजर ले, उनको समझे और उनके अगेंस्ट काम करे, तो तब तक वो 2-4 कुछ और इंसिडेंट्स कर गए होते हैं। इस तरह से कई सारे आउटफिट्स खड़े हो गए हैं और उनको एक साथ लाने के लिए कई बार होता है कि सीधे सीधे जिनको पैसे देते रहे थे, अब उनको मना कर देगा, पैसे नहीं देंगे। अगर वही टेररिस्ट या टेरर लीडर दूसरा आउटफिट खड़ा कर लेता है, तब तो पैसे का फ्लो उसी व्यक्ति तक आ रहा है। लेकिन अगर पैरेलल कोई दूसरा खड़ा हो जा रहा है, तो ये टेररिज्म का जो बिजनेस है, इसमें कई राइवल्स हो गए हैं। इन राइवल्स को भी एक बार एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाने की पाकिस्तान की तरफ से कई बार कोशिश हुई है। सैयद सलाउद्दीन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक यही कोशिश है। उसी तरह से सेपरेटिस्ट के जो पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं बहुत सारे, जो सपोर्ट करते हैं गन पॉलिटिक्स को, लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते डायरेक्टली। तो ऐसे भी कई ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स को एक करने की पाकिस्तान की कोशिश रही है, हमेशा से रही है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी, वो कई सारी पार्टीज के मिलके बनी थी, वो भी एक कोशिश थी। वैसी दूसरी कोशिश पाकिस्तान में फिर से हो रही है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो दोनों तरफ के कोऑर्डिनेशन को देख सके, टेरर को भी और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी, लेकिन उतना ऑब्वियस लिंक ना हो दोनों के बीच। ये वो कोशिश हो रही है। उसी में हुर्रियत नेता गिलानी जो 93 साल के हो चुके हैं, कई बीमारियां हैं, उन्हें स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो एक कोशिश पाकिस्तान की है कि नया फ्रंट लेकर आए जो इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। शुक्रिया प्रभास जी। आज हमने पॉडकास्ट में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर बात की, सैयद अली शाह गिलानी पर बात की और पाकिस्तान का कश्मीर में जो दखल है और उसकी जो मंशा होती है कश्मीर को लेकर, उस पर बात की। शुक्रिया इस पॉडकास्ट के लिए और हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।